अगले दिन सुबह सौर्य बहुत बेचैन था। रात भर वह रूहानी के आंसुओं और अपनी कठोरता के बारे में सोचता रहा था। तभी संगीता जी कमरे में आते हुए बोली, सौर्य बेटा, तेरी आयशा से बात हुई? कब तक आने वाले हैं वो लोग? संगीता जी की बात सुनकर सौर्य अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, मम, वो बस पहुंचते ही होंगे। हाँ, संगीता जी इतना कहकर वहां से जाने लगती हैं। तभी सौर्य संगीता जी को आवाज़ देता है। मम। आवाज़ सुनकर संगीता जी सौर्य की ओर देखने लगती हैं। सौर्य संगीता जी के पास आकर बोला, मम, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं बेटा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं नहीं जानती कि तू आयशा से शादी क्यों करना चाहता है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तू आयशा से प्यार नहीं करता है। संगीता जी की बात सुनकर सौर्य अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए बोला, मम, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर संगीता जी बोली, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर पता लग जाता है मुझे। कोई बात तो ज़रूर है जिसे तुमने अपने दिल में दबा कर रखा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी बेटा। बस इतना ही कहूँगी कि जो भी करो सोच समझ कर करो। रेडी होकर नीचे आ जाना। इतना कहकर संगीता जी वहाँ से चली जाती हैं। संगीता जी के कमरे से जाने के बाद सौर्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी माँ ने उसके दिल की बात कह दी थी, जिससे उसे एक अजीब राहत मिली थी, लेकिन साथ ही शादी की जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ गया था। वह खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर तेजी से हॉर्न की आवाज़ आई। संगीता जी हॉल में आई और खुशी से बोली, आ गए सब। रिया, रूहानी बेटा, जरा जल्दी से आ जाओ और प्लेटें लगाने में मदद कर दो। सौर्य ऊपर से तैयार होकर नीचे आया। उसने औपचारिक रूप से आयशा और उसके माता पिता का अभिवादन किया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक खोखलापन था। रूहानी किचन में ही रही, संगीता जी के साथ पारंपरिक नाश्ते की तैयारी में व्यस्त। दादी आयशा को देखकर चुपचाप मुंह बनाकर बैठी हुई थी। त्रिलोक जी आयशा के पापा की ओर देखकर औपचारिक रूप से बोले, आप सबको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उनकी बात सुनकर आयशा के पापा करणवीर मेहरा बोले, अरे नहीं त्रिलोक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। किचन में संगीता जी ने रूहानी से कहा, बेटा यह ट्रे ले जाकर बैठक में रख दो। रूहानी ने ट्रे उठाई और बैठकों वाले कमरे में गई। आयशा सोफे पर बैठी थी और जैसे उसने रूहानी को देखा, उसकी भौहें तन गईं। आयशा की माँ करिश्मा मेहरा ने रूहानी को देखकर संगीता जी से पूछा, ये बच्ची कौन है? क्या यह आपकी नई हाउस हेल्प है? रूहानी ने हैरानी से उसकी माँ की ओर देखा। इससे पहले कि संगीता जी कुछ कहती, रिया बोल पड़ी, नहीं आंटी, ये रूहानी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की स्टूडेंट, डैड के फ्रेंड की बेटी है, और ये अब हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। आयशा और उसकी माँ की बातें रूखेपने और बाणभेद से भरी थीं। उसे महसूस हुआ कि रूहानी कितनी असहज महसूस कर रही थी। रूहानी ने सबकी ओर देखकर हल्की मुस्कान देकर नमस्ते किया और ट्रे मेज पर रखी और वापस किचन की ओर मुड़ गई। सौर्य की नज़रों ने रूहानी की ओर देखा। रूहानी ने उस नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था और कान में छोटे झुमके। सौर्य, आयशा ने मीठा दिखने की कोशिश करते हुए आवाज़ दी। सौर्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम्हारे घर के लोगों का मतलब माहौल बड़ा दिलचस्प है। उसकी आवाज़ में हल्का सा तन छिपा था, जिसे न दादी ने पसंद किया न सौर्य ने। दादी ने तो तुरंत चश्मा नीचे करते हुए कहा, हमारे यहाँ सब सादगी और इज्जत में रहता है बिटिया। करिश्मा मेहरा ने नकली हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। ओह जी बिल्कुल। पर भीतर भीतर माहौल में कड़वाहट फैलने लगी थी। तभी ऐसा बोली, सौर्य, तुम मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगे? उसकी बात सुनकर सौर्य उससे बोला, आयशा, सब नीचे हैं। तभी करिश्मा जी बोली, अगर आप सबको प्रॉब्लम ना हो तो सौर्य और आयशा को थोड़ी देर अकेले टाइम स्पेंड करने दें तो। वैसे भी हम बड़ों के बीच बच्चे बोर ही हो जाते हैं। करिश्मा जी की बात सुनकर संगीता जी त्रिलोक जी की ओर देखने लगती हैं। त्रिलोक जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है, अब जब बच्चों का रिश्ता तय होने ही वाला है तो फिर हमने भी कोई दिक्कत नहीं है। सौर्य, आयशा को अपने कमरे में ले जाओ। त्रिलोक जी की बात सुनकर सौर्य ना चाहते हुए भी आयशा को अपने रूम में लेकर जाने लगता है। रूहानी, जो अभी भी सबके लिए जूस लेकर आई थी, सौर्य और आयशा को जाते देख उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ। तभी संगीता जी रूहानी से बोली, रूहानी बेटा, तुम और रिया जाकर ऊपर सौर्य के कमरे में यह नाश्ता दे आओगी? जी आंटी, रूहानी बोली और रिया के साथ कमरे की ओर चल दी। कमरे में आयशा सौर्य का रूम देखकर बोली,
बेबी, ये क्या, तुम्हारा रूम तो बहुत बोरिंग है। बट डोंट वरी, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उस रूम को अपने हिसाब से रेडी करवा लूँगी। सौर्य को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने फ़ोन पर लगा पड़ा था। सौर्य का ध्यान मोबाइल में होता देख आयशा चिढ़ती है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसके पास जाकर उसका फ़ोन ले लेती है। सौर्य उसकी हरकत पर सख्ती से बोला, आयशा, मेरा फ़ोन वापस करो। आयशा उसके करीब आकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, बेबी, यहाँ तुम्हारे सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है और तुम हो कि फ़ोन पर लगे हो। नॉट फेयर। सौर्य उसके हाथ खुद से हटाते हुए बोला, आयशा प्लीज़, तुम्हें पता है ना मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। आयशा उसकी बात सुनकर उससे चिपकते हुए बोली, आई नो बेबी, बट तुम तो जानते हो ना कि कोई मुझे इग्नोर करे तो मुझे कितना हर्ट होता है। सौर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन कहीं और था। आयशा उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, लेकिन उसके दिल को जैसे ये नज़दीकियाँ छू भी नहीं रही थीं। आयशा ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़कर ऊपर किया। बेबी, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। सौर्य ने गहरी सांस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आयशा प्लीज, अभी नीचे सब बैठे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। आयशा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, थोड़ी देर भी मेरे साथ नहीं बैठ सकते। सौर्य ने कुछ कहना ही था कि तभी ठक ठक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आयशा खींचकर बोली, अब कौन है। दरवाज़ा धीरे से खोला। रिया अंदर आई और उसके पीछे रूहानी। ट्रे उसके हाथ में थी और उसकी आंखें सौर्य व आयशा की करीबियों को देखकर एक पल को ठिठक गईं। बहुत हल्के से, पर सौर्य ने साफ देखा उसकी सांस जैसे अटक गई थी। रिया बोली, भाई, मॉम ने नाश्ता भेजा है। आयशा की नज़रें तुरंत तिरछी हो गईं। वह जानबूझकर सौर्य के और करीब खड़ी हो गई, जैसे किसी को कुछ दिखाना चाहती हो। ओह थैंक्स, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में मीठा जहर था। रूहानी चुपचाप ट्रे टेबल पर रख रही थी कि आयशा ने देखकर तंज मारा। अच्छा है, घर में हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं, काम बांट लेते हैं। रिया का चेहरा बिगड़ गया। सौर्य का गुस्सा खौल उठा, लेकिन रूहानी बस मुस्कुरा दी, वही दर्द छुपाती बिना मुस्कान। वह मुड़ने ही लगी थी कि सौर्य अचानक बोला, रूहानी, एक मिनट। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ने भौहें सिकोड़ ली। सौर्य ने आयशा की ओर देखा, इस बार बिल्कुल ठंडे साफ शब्दों में। आयशा, वो रूहानी हमारे घर की गेस्ट है, कोई नौकर नहीं। और अगर तुम सोच रही हो कि शादी के बाद तुम इसी टोन में सबसे बात करोगी तो शायद हमें इस रिश्ते पर फिर से सोचना पड़े। आयशा सन, उसके सपनों के महल के नीचे पहली बार दरार पड़ी थी। रूहानी अपने दिल में एक अनजाना कंपन महसूस कर रही थी, कुछ जो डर भी था और कहीं बहुत गहरी उम्मीद भी। कमरे में कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। हवा तक जैसे थम गई हो। रूहानी के कदम रुक गए। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आयशा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर अपमान, गुस्सा और हैरानी एक साथ उभर आई। सौर्य, तुम मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो, इस लड़की की वजह से। उसके शब्दों में जहर था। सौर्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उसकी ठंडी आवाज़ स्थिर और बिल्कुल साफ थी। मैं किसी के लिए नहीं, सही चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। रूहानी के हाथ हल्के से कांपे। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। उनके जाने के बाद आयशा रुकने वाली नहीं थी। वह सौर्य के और करीब आकर बोली, यू नो वाट, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। सौर्य ने उसकी ओर देखते हुए कठोरता से कहा, और तुम भूल रही हो कि रिश्ता इज्जत से चलता है, धमकी से नहीं। सौर्य की बात सुनकर आयशा खुद को शांत करती है और फिर उसकी ओर मुस्कुराकर देखती है। फाइन, आज हमारी इंगेजमेंट फिक्स होने वाली है और मैं इस दिन को किसी और की वजह से खराब नहीं करना चाहती। चलो नीचे चलते हैं। उन दोनों के नीचे आते ही सभी खड़े हुए। दादी के चेहरे पर पहले से ही तिरछापन था, जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो। करिश्मा जी ने आयशा के चेहरे पर छुपा तनाव भांप लिया था, लेकिन फिर भी बोली, लो आ गए बच्चे, हम सोच रहे थे कि आप लोग कितना टाइम लगा रहे हैं। उनके शब्दों में बीच की खिंचाव साफ झलक रही थी। संगीता जी ने सौर्य की ओर गौर से देखा। उनकी माँ को तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता था। उन्होंने आयशा की मुस्कान और सौर्य की चुप्पी में फ़र्क नोटिस किया। त्रिलोक जी बोले, अच्छा, तो अब पंडित जी से बात करके तारीख पक्की कर लेते हैं। आयशा फौरन बोली, हाँ अंकल,
मैं भी चाहती हूँ कि आज ही सब फाइनल हो जाए। फिर उसने झूठी प्यारी मुस्कान के साथ जोड़ा, आखिर मैं जल्द से जल्द मेहरा से आहूजा बनने का इंतजार कर रही हूँ। सौर्य की आंखें एक सेकंड को रूहानी की ओर उठीं। वह चुपचाप पीछे खड़ी थी, भीड़ में भी अकेली, और सौर्य के दिल में एक टीस उठी, इतनी गहरी कि वह खुद चौंक गया। पंडित जी को बुला लिया गया था। सभी लोग सोफों पर बैठ चुके थे। माहौल में एक बनावटी उत्साह था, जैसे हर कोई मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कमरे में सच कहीं भारी होकर बैठ गया था। पंडित जी पाचांग खोलकर तारीखें बता रहे थे। अगली महीने की 14 तारीख सुबह ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल है। आयशा ने बिना एक पल गंवाए कहा। परफेक्ट, वही रखिए पंडित जी। सबकी नजरें सौर्य की ओर घूमी। वह चुप था। उसकी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं। संगीता जी ने धीरे से कहा, सौर्य, कुछ कहना है तुम्हें? सौर्य की आंखें अनचाही पीछे खड़ी रूहानी पर टिक गईं, जो सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे खुद को छोटा साबित करने में लगी हो। उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, लेकिन इस कमरे में सिर्फ जिम्मेदारियां बोलने की इजाज़त थी। कुछ सेकंड के बाद उसने धीमे से कहा, हाँ ठीक है। आयशा के होंठों पर जीत की सी मुस्कुराहट उभर आई। करिश्मा मेहरा ने ताली बजाई तो फिर तय हुआ। अगले महीने की 14 तारीख को इन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी होगी। सभी एक दूसरे को बधाई देने में लगे पड़े थे और सौर्य की नजरें सिर्फ रूहानी को ढूंढ रही थीं। रूहानी ने खुद को किचन की तरफ खींच लिया। भीड़ का भारीपन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पानी का गिलास हाथ में लिया, पर हाथ कांप रहे थे। क्यों दिक्कत हो रही है हमें? उसके अंदर की आवाज़ ने ताना मारा। कौन हो तुम? उनकी क्या लगती हो? पर दिल एक अलग ही धुन गा रहा था। वही धुन जो उसने दबा रखी थी, जो कभी शब्दों में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो अभी अपनी उधेड़-बुन में खोई थी कि तभी अचानक पीछे कोई आकर उसे भौं करता है, जिससे वो डर जाती है और उसके हाथ गिलास छूटते-छूटते बजता है। शांतिपुर एक्सप्रेस, सब बाहर हैं और तुम किचन में क्या कर रही हो? आरव बोला। रूहानी ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, जो जल्दी फीकी पड़ गई। तुम क्यों यहाँ आई? सब बाहर है ना? रूहानी ने पूछा। वही तो, सब बाहर हैं। करिश्मा आंटी अपनी ही बड़ाई और आयशा की तारीफों में लगी हैं, और सौर्य भाई की शक्ल देखकर लग रहा है जैसे उन्हें किसी जरूरी मीटिंग से उठा लिया गया हो। आरव ने आंखों में मजाक भरकर कहा, ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे लिए यह सब बहुत बोरिंग हो रहा था। उसने काउंटर पर लगे पानी के जग से खुद के लिए पानी लिया और रूहानी के पास खड़ा हो गया। उसने रूहानी के चेहरे को गौर से देखा। रूहानी, क्या बात है? आरव का मजाकिया लहजा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो बाहर चलते हैं, रूहानी ने जल्दी से कहा। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। आरव उसे देख अपने कंधे उचकाते हुए बोला, इसे क्या हुआ? रात को डिनर के टाइम सभी डिनर कर रहे थे, बस सौर्य को छोड़कर। वो नीचे डिनर के लिए नहीं आया था। त्रिलोक जी बोले, संगीता, सौर्य कहाँ है? वो डिनर के लिए क्यों नहीं आया? जी वो, उसने कहा उसे भूख नहीं है अभी, बाद में खा लेगा। संगीता जी ने कहा। भूख नहीं है? आज इतनी बड़ी बात तय हुई है और उसे भूख नहीं है? उन्होंने थोड़ी नाराजगी से कहा। संगीता, मुझे लगता है तुम सौर्य को ज़्यादा सर पर चढ़ा रही हो। उसे जिम्मेदार बनना सिखाना होगा। दादी जी, जो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं। उनका स्वर धीमा पर बहुत गंभीर था। फिर लोग, उन्होंने कहा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, मन की भी होती है। जिस रिश्ते से मन ही भरा ना हो, उसमें खाना कहाँ से अच्छा लगेगा? दादा ने भी कहा। तुम दोनों ने इतनी जल्दी तारीख तय कर दी? त्रिलोक जी ने मेज पर धीरे से अपनी मुट्ठी थपथपाई। माँ, ये सब सौर्य की मर्जी से हो रहा है, और हाँ, अगर सौर्य को जरा भी आपत्ति होती तो वह मना कर देता। उसने खुद हाँ कहा है। रूहानी, जो कोने में शांत बैठी खाना खा रही थी, उसका हाथ बीच में ही रुक गया। रिया, जो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, बोली, डैड, आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। भाई बस थोड़ा थके हुए होंगे। वो कल से अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएंगे, देखना। साथ दादी ने एक लंबी सांस ली और रिया की ओर देखते हुए मुस्कुराई। रिया, तुम अभी बच्ची हो। ये शादी ब्याह की डोर बहुत नाजुक होती है, एक बार खिंच जाए तो गांठ पड़ जाती है। फिर दादी ने अपनी नज़र रूहानी पर टिका दी। रूहानी को लगा कि दादी की आंखों में एक अजीब सी समझदारी और सवाल दोनों है। रूहानी ने जल्दी से अपनी प्लेट में देखा। त्रिलोक जी ने घड़ी देखी और खड़े हुए। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ संगीता,
कल सुबह सौरभ से बात करना। यह उदासी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। त्रिलोक जी के जाने के बाद रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा रूहानी, वो ऐसा अभी आई भी नहीं और घर का माहौल टेंशन से भर गया। जब उसकी शादी सौरभ भाई से हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। रात को देर हो चुकी थी। रूहानी अपने कमरे में थी। उसने खिड़की से देखा कि सौरभ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैं दरवाजे के पास गई। सौरभ चुपचाप नीचे की सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रूहानी ने दरवाज़ा थोड़ा खोला। सौरभ किचन की तरफ बढ़ रहा था। रूहानी चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि सौरभ ने फ्रिज खोला। वह एक बोतल पानी निकाल कर वहीं खड़ा पी रहा था। उसका शरीर तो यहाँ था पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। इससे पहले कि रूहानी हिम्मत जुटाकर बाहर आ पाती, सौरभ ने पानी की बोतल रखी और दरवाजे की ओर पलट गया। जब सौरभ रूहानी के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा तो उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वह पल भर को रुका, जैसे उसे लगा हो कि अंदर कोई है, या शायद उसने रूहानी की हल्की सी महक महसूस की हो। पर फिर उसने अपनी सोच को झटक दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रूहानी ने राहत की सांस ली। वह धीरे से बाहर निकली और उसी जगह पर खड़ी हो गई जहाँ सौर्य अभी अभी खड़ा था। वो खुद से सोचते हुए बोली, आज आपकी सगाई तय हो गई, वो भी उसी शख्स से जिसे आप प्यार करते हैं। लेकिन आपकी आंखों में खुशी नजर नहीं आ रही। क्यों? सुबह की ठंडी हवा में कॉलेज का कैंपस असामान्य रूप से चहल पहल से भरा था। हर तरफ रंग बिरंगे स्टॉल, लाइट्स, स्पीकर्स और छात्रों की भागदौड़, जैसे पूरा कॉलेज किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ हो। कॉलेज आज किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ रंग, शोर, हंसी और उत्साह। यूथ फेस्ट का पहला दिन था और हर टीम अपनी तैयारी में जान लगा रही थी। सौरज इस पूरे फेस्ट को मैनेजमेंट देख रहा था। सुबह से ही कैंपस में घूम रहा था। कभी स्टेज सेटअप चेक करता, कभी वॉलेंटियर्स को निर्देश देता, कभी साउंड सिस्टम वालों से बात करता। ऊपर से शांत, अंदर से बिल्कुल उलझा हुआ। रिया अपने डांस कॉस्ट्यूम में स्टेज के पास खड़ी रिहर्सल कर रही थी। उसके चेहरे पर उत्साह था, ताकि भाई की सगाई वाली कल की टेंशन अभी भी दिमाग में कहीं चुभ रही थी। आरव और उसकी स्ट्रीट प्ले टीम मैदान के एक कोने में प्रैक्टिस कर रही थी। विवान बहस के नोट्स पलट रहा था। निशा अपने मॉडल की ड्रेस को सेट कर रही थी और प्रिया पेंटिंग बोर्ड पर बेस स्केच बना रही थी। और रूहानी वह ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो जैसी एक छोटी सी लैब में थी, जहाँ कंप्यूटर की हल्की गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा शांत था, या शायद शांत होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां माउस पर वही झिझक दिखा रही थी जो उसका मन महसूस कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर एक पोस्टर बन रहा था, यूथ फेस्ट का मुख्य पोस्टर, जिसे कॉन्टेस्ट के बाद पूरे कॉलेज में लगाया जाना था। रूहानी ने हेडफोन लगाया, लेकिन सौर्य की आंखों की वो उदासी बार बार आकर उसका ध्यान खा जाती थी। क्यों परेशान हो रहे हैं हम? उसने खुद से धीमे से पूछा। उनकी जिंदगी, उनके फैसले, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी समय आरब लैब में दाखिल हुआ। ओहो मैडम डिजाइनर, उसने चेयरफुल आवाज में कहा, हमारा पोस्टर तैयार हो गया या अभी भी मेरे सपने देख रही हो? रूहानी चौंक गई। क्या बोल रहे हो? कुछ भी, हम बस काम कर रहे हैं। आरब ने दोनों भौहें उठाई। हाँ ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं। फिर वह उसके पास आकर स्क्रीन देखने लगा। ये अच्छा है रूहानी, लेकिन तुम थोड़ा खोई खोई लग रही हो। सब ठीक है? रूहानी ने गहरी सांस ली। उसके होंठ हल्का कांपे, पर उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, उसने बस इतना कहा। ठीक है, तुम काम करो, मैं स्ट्रीट प्ले की प्रैक्टिस देखने जा रहा हूँ। बाद में कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है? रूहानी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। आरब के जाते ही उसने स्क्रीन पर अपने डिजाइन को देखा। अनजाने में पोस्टर के टाइटल फाइंड योर ट्रू वॉइस के पीछे उसने एक सल्यूट बनाया, जो सौर्य जैसा लग रहा था। वह चौंक गई। हम पागल हो रहे हैं क्या? उसने खुद से बुदबुदाया और जल्दी से उसे डिलीट किया। सौर्य दूर से ही टीमों को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र रुक गई। रूहानी जो लैब की खिड़की के पास खड़ी कुछ ठीक कर रही थी, वह कुछ सेकंड उसे बस देखने लगा। यही तो था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी सगाई फिक्स हो चुकी थी, पर दिल किसी और की हल्के से मुस्कान में ही क्यों अटक रहा था। फोकस सौर्य, उसने खुद को झटका दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आयशा कैंपस में एंट्री करती है। लाल हाई हील्स,
ब्रांडेड बैग और चेहरे पर वही ओवर कॉन्फिडेंट मुस्कान। हाय बेबी, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। सौर्य का चेहरा मंद पड़ गया। आयशा ने उसके गले में हाथ डालने चाहे, लेकिन सौर्य एक कदम पीछे हट गया। आयशा, मैं काम में हूँ, प्लीज। आयशा का चेहरा कस गया। ओह प्लीज सौर्य, कल ही हम एंगेजमेंट डेट फिक्स कर चुके हैं। थोड़ी सी खुशी दिखाओ। रिया बैक स्टेज मिरर के सामने अपने बाजेब ठीक कर रही थी। तभी उसका नाम अनाउंस हुआ और वो स्टेज की ओर चल पड़ी। म्यूजिक शुरू हुआ। रिया स्टेज पर गई और पूरी ऊर्जा से डांस शुरू कर दिया। भीड़ चीख चीख कर उसकी हौसला अफजाई कर रही थी, और वहीं दूर खड़ा सौर्य रिया के डांस से ज़्यादा रूहानी की तालियों को देख रहा था। रूहानी अपना ड्राइंग टेबलेट सेट कर रही थी कि तभी एक साया उसके पास आया। नर्वस हो? आरव उसके पास खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। थोड़ा सा, रूहानी ने कहा। तुम जीतोगी, उसने आत्मविश्वास से कहा, और अगर नहीं जीती तो मैं जज को किडनैप कर लूँगा। रूहानी हंस पड़ी, और शायद सुबह से पहली बार सच में हंसी। दूर खड़ा सौर्य जो परफॉर्मेंस और स्टॉल्स की चेकिंग करने का नाटक कर रहा था, उस हंसी को सुने बिना नहीं रह पाया। उसके कदम वहीं रुक गए। डिबेट हॉल में विवान अपने अग्रेसिव अंदाज में बोल रहा था। वो भीड़ को खींच लेने का स्पीकर था। स्टेज पर उसकी मौजूदगी किसी तूफान जैसी थी। उसी समय आयशा वहां आई और सौर्य का हाथ पकड़ लिया। कम ऑन सौर्य, चलो ना, साथ में फोटो लेते हैं। सौर्य ने हल्की झुंझलाहट दबाते हुए हाथ छोड़ाया। मुझे काम है आयशा, बाद में। आयशा का चेहरा उतर गया। वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। निशा की ड्रेस रैम्प पर जाते ही सबकी नजरें उस पर टिकी रह गईं। उसने मॉडर्न और ट्रेडिशनल का खूबसूरत ब्लेंड बनाया था। और रिया पीछे खड़ी होकर चिल्लाई, वो हो, मेरी दोस्त औसम है। लेकिन सौर्य, वह अब भी कहीं और देख रहा था। प्रिया की पेंटिंग सबको रोक देने वाली थी। उसके स्ट्रोक्स में एक नर्म उदासी थी। रोहानी उसके करीब जाकर बोली, तुमने क्या थीम रखी है? प्रिया ने कैनवास देखते हुए कहा, इमोशंस बी हाइड, यानी वो बातें जो हम बोल नहीं पाते। रोहानी का दिल धक से रह गया। एक सेकंड को उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे कोई नाजुक जगह उभर आई हो। तभी माइक पर घोषणा हुई, ऑल वॉलेंटियर्स, मिस्टर सौर्य मेहरा इज कॉलिंग एवरीवन नियर द रजिस्ट्रेशन डेस्क। कॉलेज में कितना भी शोर हो, सौर्य का नाम पढ़ते ही रूहानी का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। कैंपस रंगीन लाइटों से चमक रहा था। हर तरफ हंसी, शोर, गाने और तालियां। स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। रूहानी, रिया और आरब थोड़ा पीछे बैठकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सौर्य की आंखें सिर्फ एक ही चेहरे की तलाश में थीं। स्टेज के ठीक ऊपर लाइट्स के एक पूरे सेट में तेज स्पार्क हुआ। भीड़ हिल गई। ओह, ये क्या! साउंड कंट्रोलर चिल्लाया। कुछ सेकंड बाद लाइट्स का पूरा रॉड हिलने लगा और सीधा नीचे गिरता हुआ रूहानी की दिशा में झुकने लगा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। रिया चीखी, रूहानी! आरब दौड़ पड़ा, रूहानी नीचे हटो। लेकिन रूहानी ने पीछे देखा ही था कि उसकी सांस रुक गई। दुनिया जैसे स्थिर हो गई। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजी, रूहानी! और अगले ही पल वो किसी के सीने से जोर से टकराई। वो सौर्य था, दोनों जमीन पर थे। लाइट का भारी रॉड ठीक उसकी बगल में धड़ाम से गिरा। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो रूहानी। भीड़ शोर से भर गई। ये क्या हो गया? किसी को चोट तो नहीं लगी? OMG, रूहानी ठीक है। रिया और आरब दौड़ कर आए। रूहानी, रूहानी तुम ठीक हो? पर रूहानी तो अपने होंठ कांपते हुए फुसफुसा पाई, सौर्य, आपने हमें। सौर्य की सांसें तेज थीं। उसकी पकड़ अब भी उसके कंधे पर थी, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। उसने पहली बार घबराहट में टूटती आवाज में कहा, ठीक हो ना तुम? रूहानी हाँ में सिर हिलाती है। आयशा झटके से सौर्य के गले से लिपट गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें डर कम और दिखावा ज्यादा था। सौर्य बेबी, तुम ठीक हो ना? कितना डर गई थी मैं, पता है तुम्हें? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी जान दांव पर लगाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सौर्य ने आयशा को धीरे से खुद से दूर किया। उसकी आंखों में अभी भी रूहानी के लिए चिंता थी। उसने सिर्फ एक बार आयशा की ओर देखा, और फिर तुरंत उसकी नजरें रूहानी की ओर चली गईं, जो अभी भी सदमे में थी। मैं ठीक हूँ आयशा। सौर्य की आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक सूखा तथ्य था। रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने सीने में धड़कन की तेज आवाज को सुन सकती थी। उसे अपनी जान बचाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने महसूस किया कि सौर्य ने
जोर से सांस ली और फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। चलो उठो तुम दोनों, आरब ने कहा और रूहानी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। रिया ने भीड़ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सब शांत हो जाइए, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी है। इज वॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। सौर ने आरब की मदद लिए बिना खुद को जमीन से उठाया। उसकी आंखें एक बार फिर ऊपर उस जगह पर गईं जहां से रॉड गिरी थी। आयशा फिर से उसके पास आई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेबी, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सौर ने आयशा की ओर देखा। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है आयशा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना रूहानी, उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज़ पहले से शांत थी, पर उसकी आंखों में अभी भी वही बेचैनी थी। रूहानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शुक्रिया। यह फुसफुसाहट थी, पर सौरभ ने इसे सुना। रिया रूहानी को अपने साथ ले जाती है। सौरभ सबको फिर से ठीक करने का बोल आगे के इवेंट कंटिन्यू करने को कहता है और वहां से चला जाता है। रिया रूहानी को स्टेज के पीछे एक शांत कोने में ले गई। रूहानी अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखें दूर क्षितिज को ताक रही थी। रूहानी, पानी पियो। रिया ने उसे बोतल थमाई। और बताओ, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? रूहानी ने पानी का घूंट लिया। सबको अपनी इतनी चिंता करते देख वो सबसे बोली, आप सब हमारी फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब तुम सभी अपने कंपटीशन की तरफ ध्यान दो। तभी आरब बोला, रूहानी, तुम कैसी बात कर रही हो? हमारी दोस्त अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आई है और हम तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दें? आरब, हम ठीक हैं और यह हमारे पास ही है। तुम सब जाओ और अपना बेस्ट देना। रूहानी हल्का मुस्कुरा देती है। आरब और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। रिया रूहानी के पास ही थी। स्टेज के पर्दे के पीछे से निकलते हुए सौर्य की चाल तेज थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वो डर तैर रहा था जो सिर्फ एक पल के लिए उसके दिल को रोक गया था। आयशा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी हिल्स की आवाज़ खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। सौर्य, रुको ना। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सौर्य रुका, पर उसने उसकी तरफ देखा नहीं। तुम अभी भी उस रूहानी की ही चिंता कर रहे हो ना? आयशा की आवाज़ में चुभन थी। सौर्य ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आयशा, वो हादसा किसी के साथ भी होता, मैं बस क्या? आयशा ने कदम उसके सामने रख दिए, उसे रोकते हुए। तुमने मुझे इतनी जोर से दूर किया जैसे मैं कोई कोई अजनबी हूँ, और उसके लिए? सौर्य की आंखें इस बार उसकी आंखों से मिली। उसकी नज़र शांत थी, पर भीतर कुछ उबल रहा था। उसके लिए नहीं आयशा, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने किसी को भी गिरते हुए देखा होता तो यही करता। आयशा हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी के साथ बोली, ओह प्लीज, तुम किसे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसके लिए ऐसे भागे जैसे बस। सौर्य ने धीमे से पर सख्त लहजे में कहा। कमरे में एक पल की चुप्पी छा गई। आयशा ने होंठ दबाए, फिर धीरे धीरे बोली, सौर्य, तुम जानते हो मैं क्या महसूस कर रही थी जब मैंने देखा कि तुम उसके ऊपर गिरे हुए हो, उसे पकड़कर। सौर्य का जबड़ा कस गया। आयशा, उसने गहरी सांस ली। तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं किसी की भी जान खतरे में नहीं देख सकता, चाहे वो रूहानी हो या कोई और। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। आयशा की आंखें सिकुड़ी, पर तुमने उसे देखकर जिस तरह रिएक्ट किया वो कोई और जैसा नहीं था। सौर्य चुप रहा। उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बंध गईं, जैसे वो उस एहसास को नकारना चाहता हो जो उसके भीतर गहराता जा रहा था। आयशा उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए एक कदम और करीब आई। सौर्य, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे तुम्हारी। मैं रुक गई, फिर धीमे से बोली, अटेंशन चाहिए। सौर्य ने नजरें हटाई। ये ड्रामा बंद करो आयशा, अभी इवेंट चल रहा है, बाद में बात करेंगे। वह उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन आयशा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार थोड़ा जोर से। मैंने कहा ना, मैं बात करना अभी चाहती हूँ। सौर ने अपना हाथ झटका, धीरे से पर साफ मना करते हुए। मैंने कहा बाद में। इस बार उसकी आवाज़ में वो सख्ती थी। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और उसका दिल बैठ गया। सौर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। आयशा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे। उसके मन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रूहानी, रूहानी, रूहानी। वो कुड़ते हुए बोली, तुमने ये ठीक नहीं किया सौर्य, उस बहन जी को तो मैं देख लूंगी। यूथ फेस्टिवल से घर लौटने के बाद माहौल सामान्य था, लेकिन रूहानी का मन अस्थिर था। रूहानी के मना करने की वजह से
आरब और रिया घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने रात का खाना खाया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो उसे सौर्य का चेहरा याद आता, वह चेहरा जो घबराहट से सफ़ेद पड़ गया था जब रॉड उनके बगल में गिरी थी। सौर्य के कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके भीतर चल रहे तूफान को रोक नहीं पा रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। सौर्य बालकनी में खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरा हाथ सिगरेट पकड़े हुए। धुएं की पतली लकीर उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रही थी, पर उसकी आंखें थकी हुई, बेचैन और अनजाने डर से भरी हुई थीं। वह बार बार वही पल याद कर रहा था, रॉड का गिरना, रूहानी की चीख और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाना। दरवाजा धीरे से खटका। सौर्य चौंका नहीं, बस हल्का सा सिर घुमाया। दरवाजे में रूहानी खड़ी थी, सफ़ेद टी शर्ट और पटियाला, खुले बाल और आंखों में वही सवाल, आप सिगरेट पीते हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे उसे डर हो कहीं सौर्य गुस्सा ना हो जाए। सौर्य ने उसके चेहरे को देखा, फिर एक पल में सिगरेट एस्ट्रे में दबा दी। कभी कभी, उसने कहा, नजरें उससे हटाते हुए। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, रूहानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में झिझक थी, पर चिंता सच्ची थी। सौर्य हल्के से हंस पड़ा, मगर हंसी में दर्द ज़्यादा था। कभी कभी कुछ आदतें बस लगी रह जाती हैं। रूहानी धीरे से कमरे में आई। वह बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। बहुत पास नहीं, पर बहुत दूर भी नहीं। एक गहरी चुप्पी उतरी। फिर रूहानी ने कहा, आज अगर आप एक सेकंड भी लेट होते तो शायद हम। सौर ने उसकी बात काट दी। रूहानी, उसकी आवाज़ कम पर सख्त थी, जैसे उसी पल को वो याद कर रोक देना चाहता हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, उसने कहा, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वो खुद इस बात पर भरोसा नहीं करता। रूहानी ने उसे ध्यान से देखा, उसके हाथ कांप चुके थे। शायद डर अभी तक गया नहीं था। आप डरे थे? रूहानी ने धीमे से कहा। सौर्य ठिठक गया और पहली बार उसकी आंखें उससे नहीं बचीं। हाँ, उसने स्वीकार किया। इतना छोटा सा शब्द, पर उसमें बहुत कुछ था। डर, झुंझलाहट, गुस्सा और कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी महसूस नहीं करना चाहता था। आपने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई, क्यों? रूहानी ने पूछा। उससे पहले कि वो रोक पाती, सौर्य ने उसकी तरफ देखा, गहरी तीखी नज़र से। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता, उसने कहा, पर आवाज़ में वो मजबूती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। रूहानी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही सौर्य उससे बोला, सॉरी। रूहानी असमंजस से उसकी ओर देखने लगी। तभी सौर्य आगे बोला, मुझे तुमसे उस दिन वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। रूहानी को यकीन नहीं होता कि ऐसा सख्त इंसान को सॉरी बोलना भी आता है। रूहानी कुछ कहती उससे पहले ही उन दोनों के कानों पर किसी के कदमों की आहट पड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? सौर्य हैरानी से बोला। तभी रूहानी बोली, अगर इतनी रात को किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। रूहानी की बात सुनकर सौर्य उससे बोला, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। इतना कहकर सौर्य दरवाजे से जैसे ही निकलता है कि तभी रिया उसके कमरे के बाहर ही खड़ी थी। रिया को देखकर सौर्य सकपका जाता है। वो खुद को शांत कर अपना सख्त चेहरा लिए बोला, रिया, तुम अभी तक सोई नहीं? तभी रिया बोली, भाई, आपने रूहानी को देखा है कहीं? मैंने उसे सब जगह देख लिया, लेकिन वो है ही नहीं कहीं। रिया की बात सुनकर सौर्य की सांस हल्के से अटक गई। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उड़ गया। रूहानी अंदर, रिया बाहर, और रात के इस वक्त किसी के भी गलतफहमी पाल लेने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। सौर्य ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, खुद को संयत किया और फिर शांत सख्त आवाज में बोला, रिया, तुम घबराओ मत। वो, पर उससे पहले ही रिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोल पड़ी, भाई, आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सौर्य ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। रूहानी शायद अपने रूम में होगी। तुमने अच्छी तरह चेक किया? रिया ने सिर हिलाया। हाँ भाई, रूम, हॉल, किचन सब देख लिया। कहीं नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी घबराई। सौर ने एक पल के लिए पीछे अपने कमरे के दरवाजे को देखा, हल्का सा खुला, और भीतर मौजूद रूहानी जो सांस रोककर खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर एक सेकंड भी हुआ, रिया बस अंदर झांक ले, सब खत्म। सौर्य तुरंत आगे बढ़ा, रिया के सामने आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए। वो शायद स्टडी रूम गई हो, तुमने वहाँ चेक किया? नहीं, मैं देखती हूँ। रिया इतना कहकर वहाँ से चली गई। रिया जैसे ही मुड़ी, सौर्य ने तुरंत एक गहरी सांस छोड़ी। उसके सीने में अटकी हुई घबराहट
जैसे थोड़ी ढीली हुई। वह मुड़ा और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर आया। रूहानी बिल्कुल वहीं खड़ी थी। सौर्य का चेहरा देखकर रूहानी मन ही मन बोली, मिस्टर अकड़ू को भी डर लगता है, क्या बात है। सौर उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता। सौर्य की बात सुनकर रूहानी चौंक गई। उसने मन में सोचा, हमने तो मन में कहा था, इन्हें कैसे पता चला। यही सोच रही ना कि मुझे कैसे पता चला। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे लोगों की मन की बात मुझे सुनाई दे देती है। सौर्य शरारती मुस्कान छुपाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सौर्य उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो बताऊं मैं अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सौर्य उसके करीब आया, बस 2 कदम दूर। कमरे की हल्की सी नीली रोशनी उसके चेहरे के तेज को और उभार रही थी। रूहानी की सांस अनजाने में ही अटक गई। बताऊं, सौरन ने बहुत धीमे से, बहुत गहरे स्वर में कहा। रूहानी ने घबराकर थूक निगल लिया। क्या क्या चल रहा है, उसने खुद ही पूछ लिया। सौर ने एक पल उसे देखने के बाद कहा, तुम ये सोच रही हो कि मैं सच में लोगों के दिमाग की बातें सुन सकता हूँ। रूहानी की आंखें और बड़ी हो गई। आप सच में सुन सकते हैं क्या? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में भी धीमी थी। सौर हल्का सा मुस्कुराया, वही उसकी मुश्किल से कभी दिखने वाली खतरनाक सी शरारती मुस्कान। वह और करीब आया, इतना कि रूहानी को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। हाँ, सुन सकता हूँ, उसने धीरे से कहा, और अभी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। रूहानी की धड़कन तेज हो गई। उसने सौर्य को हल्के से धक्का दिया और दौड़कर रूम से बाहर निकल गई। सौर्य उसे जाते देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। रूहानी भागकर निकली, लेकिन जैसे ही उसने गलियारे की ठंडी हवा महसूस की, उसके कदम खुद ही रुक गए। ये क्या था अभी? उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। गाल लाल, कान गरम और दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। सौर्य जब करीब आता है तो सांसें भी पक्की बातें मानने लगती हैं। रूहानी ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। लेकिन तभी, अरे रूहानी, वो चौंकी। रिया उसकी तरफ आ रही थी। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही थी। रूहानी पल भर में संभली और झूठ बनाते हुए बोली, वो हम छत पर थे। ओह, मैंने वहां नहीं देखा था। रिया ने राहत की सांस छोड़ी। चल पानी पी ले, चेहरा लाल हुआ पड़ा है तेरा। रूहानी घबरा गई। नहीं, हम ठीक हैं, बस थोड़ी गर्मी लग गई थी। ठीक है, चल रूम में। उधर सौर्य उसी बालकनी में खड़ा था। सिगरेट बुझ चुकी थी, पर उसके होठों पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। रानी के भागते हुए चेहरे की याद आते ही उसने सिर हिलाया। बच्ची है पूरी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो फ़ोन देखता है, आयशा का मैसेज था। मैसेज देखकर उसकी आंखें वापस सख्त हो जाती हैं। रूहानी कमरे में लेट चुकी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी धड़कनों को शांत किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कॉलेज का माहौल आज कुछ अलग था। रात की सारी बेचैनी, घबराहट और आधे अधूरे एहसास, सबके बीच आज का दिन महत्वपूर्ण था। यूथ फेस्टिवल के विनर्स की घोषणा होनी थी। कॉलेज का ग्राउंड रंग बिरंगी रिबन, पोस्टर्स और स्पीकर्स से भरा हुआ था। छात्र इकट्ठा हो रहे थे, कोई उत्साहित था, कोई नर्वस, और कोई ऐसे भी थे जिनके दिमाग में पिछले दिन की उथल पुथल अभी भी चल रही थी। रूहानी भीड़ में खड़ी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नींद भले ही खराब हुई हो, लेकिन सुबह जागते ही उसे सबसे पहले सौर्य की वो बात याद आई। रिया और आरव उसके पास आए। कहाँ खोई है? आरव ने चुटकी ली। कुछ नहीं, रूहानी ने झट से कहा, पर रिया को तुरंत शक हुआ। झूठ मत बोलो रूहानी, रिया ने धीमे से कहा। जब से कल सौर्य भाई ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम या तो डरी हुई दिखती हो या ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कोई राज छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या बात हुई है? आरव ने बीच में बात काटी। छोड़ ना रिया, कल जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी सदमे में होगा। भाई ने सच में हीरो वाला काम किया था। उसने सौर्य की तरफ देखा, जो स्टेज के पास अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, भाई हमेशा इतने प्रोफेशनल क्यों दिखते हैं? कल इतना बड़ा हादसा हुआ और आज फिर से यही टाई और ब्लेजर। रूहानी ने सौर्य को देखा। वह आज और भी ज्यादा कठोर लग रहा था, जैसे रात भर की सारी भावनाएं उसने अपने चेहरे से धो दी हों। उसकी बगल में आयशा खड़ी थी, जिसने एक महंगा डिजाइनर सूट पहना था और वह लगातार सौर्य से चिपकी हुई थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रोफेसरों और मुख्य अतिथियों के भाषणों के बाद सबसे प्रतीक्षित घोषणा का समय आया। सौर्य स्टेज पर आया। हेलो एवरीवन, सौर्य ने कहा। उसकी आवाज़ में वही ठंडा नियंत्रित स्वर था। डिजाइनिंग कंपटीशन
के सभी सबमिशन बेहतरीन थे। रूहानी का दिल धड़का। उसे याद आया कि कैसे उसने सौर्य की सलाह पर अपने डिजाइन को सरल और आइकॉनिक बनाया था। जजों ने बेस्ट लोगो डिजाइन के लिए रूहानी का चयन किया। सौर्य ने घोषित किया। ताली बजी और रूहानी अपनी ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर गई। जब वह सौर्य के पास से गुजरी तो उनकी नजरें नहीं मिली। सौर्य ने उसे औपचारिक रूप से बधाई दी, बिना कोई मुस्कान दिए। रूहानी ने अपनी ट्रॉफी ली और वापस मुड़ी। तभी आयशा ने मौका देखा। उसने सौर्य का हाथ जोर से पकड़ा, जैसे रूहानी को दिखाना चाहती हो। दूसरी अनाउंसमेंट हुई, जिसमें रिया को इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज जीता। आरब ने स्ट्रीट प्ले कंपटीशन जीता और विवान ने भी डिबेट कंपटीशन जीता। प्रिया ने पेंटिंग में केएम सेकंड प्राइज जीता और निशा ने फैशन डिजाइनिंग शो में थर्ड प्राइज जीता। रिया, आरब, विवान, प्रिया और निशा स्टेज पर रुककर अपनी ट्रॉफियां लेने लगे। सभी दोस्त एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। रूहानी के चेहरे पर अपनी जीत की खुशी थी, पर सौर्य के बर्ताव से आई एक टीस अब भी दिल में कहीं अटकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, जैसे उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। वो लोग घर जाते हैं। घर जाकर सभी की ट्रॉफी देखकर संगीता जी बोली, अरे वाह, हमारे तीनों बच्चों ने ट्रॉफी जीती है। आज तो मैं तुम सबकी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। यह सुनकर रिया बोली, मम्मी, घर में तो हम रोज ही खाना खाते हैं। आज चलो ना, बाहर चलते हैं। हमारी जीत की खुशी में हम बाहर चलते हैं डिनर के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे डैडी से बात कर लेती हूँ एक बार, संगीता जी मुस्कुराकर बोली। रिया, आरव और रूहानी खुशी से उछल पड़े। यह हुई ना बात। रिया ने ताली बजाई। रूहानी, तू तैयार हो जा जल्दी से, आज हम सब खूब इंजॉय करेंगे। रूहानी ने एक फीकी सी मुस्कान दी। तुम दोनों चलो, हम माँ पापा से फ़ोन पर बात करके आते हैं, रूहानी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। शाम को सभी बाहर जाने के लिए रेडी थे। दादी दादू भी रेडी होकर बैठे थे। सबकी ओर देखकर दादी बोली, सौर्य कहाँ है? ये छोरा अभी तक तैयार होकर नहीं आया। ये सुनकर रिया बोली, दादी, आप तो जानते हो हमारे सौर्य भाई को तैयार होने में लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लगता है। दादी ने रिया की बात सुनकर अपनी चप्पल साइड में सरकाई और मुंह बनाकर बोली, इसलिए तो कहती हूँ, लड़कियां तो भगवान ने बनाई ही थी सजने संवरने के लिए। ये छोरा बेवजह उनकी नकल करता फिरता है। आरव हंसते हंसते दोहरा हो गया। दादी, भाई को ये बात बता देना, फिर देखना उनकी घूरती हुई नजरें। सब हंस रहे थे, तभी कमरे से ठक ठक जूतों की आवाज़ आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए सौर्य दिखाई दिया। काले फॉर्मल पैंट, हल्की ग्रे शर्ट, ऊपर वाइन कलर का ब्लेजर, बाल परफेक्टली सेट और हमेशा की तरह वो हल्का सा सख्त एक्सप्रेशन लिए। रिया ने तुरंत चेहरा पकड़ लिया। ये लो देखो, मैंने कहा था ना, डिनर के लिए इतना रॉयल तैयार होना किसको आता है? सिर्फ हमारे भाई को। दादी ने आंखें तरेरी। अरे वो सौर्य, 2 घड़ी को बाहर जा रहे हैं, शादी ब्याह थोड़ी अटेंड करने जा रहे हो। सौर्य ने घड़ी देखते हुए कहा, दादी प्लीज, देर हो रही है, सबको चले। सभी आगे बढ़ जाते हैं। एक कार में संगीता जी, त्रिलोक चंद जी और दादी दादू बैठे थे और दूसरी कार में सौर्य, आरब, रिया और रूहानी बैठे थे। कार की खिड़की के बाहर शाम की हल्की हवा बह रही थी। शहर की लाइटें चमकने लगी थीं और सड़कें इतनी शांत थीं कि गाड़ियों की हल्की सी गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। सौर्य की कार अंदर से उतनी ही साइलेंट थी जितना खुद वो होता है। एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा खिड़की के पास और उसकी आंखें सामने बिल्कुल स्थिर। रिया पीछे बैठकर अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। भाई, थोड़ा मुस्कुरा दो ना, एक फ़ोटो अच्छी आ जाएगी, रिया ने कहा। सौर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। ड्राइव कर रहा हूँ रिया, आरब ने हंसते हुए कहा। रिया भाई के चेहरे पर मुस्कान ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। मिल जाए तो किस्मत चमक गई समझो। रूहानी खिड़की की तरफ देखने का नाटक कर रही थी, पर उसके कान लगातार सौर्य की तरफ ही थे। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। सौर की मौजूदगी, कार में उसकी धीमी सी कोलोन की खुशबू, वो खुद को संयत किए बैठी थी। अचानक सौर ने रियर व्यू मिरर से देखा। रूहानी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी जुल्फें हवा से उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे करती। कार रेस्तरां के बड़े गेट के सामने रुकती है। नियॉन लाइट्स चमक रही थी। एक आलीशान होटल, बड़ी कांच की दीवारें, अंदर से आती धीमी गोल्डन लाइट। डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। त्रिलोक जी की कार भी वहीं रुकती है। सब उतरते हैं। दादी उतरते हुए बोली, सौर्य, खाना खाने आए हैं या फैशन शो में? यह ब्लेजर भारी नहीं लगता क्या तुझे? रिया ने फुसफुसाकर कहा।
दादी, भाई ब्लेजर में ही पैदा हुए थे क्या? आरब हंसी रोकते रोकते दोहरा हो गया। सौर ने सबको अनदेखा कर दिया, जैसे हमेशा। सब अंदर जाने लगते हैं। रूहानी थोड़ी पीछे चल रही थी। वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए चल रही थी। जब अचानक उसका कदम हल्का सा फिसलने लगा, वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसकी बाँह पकड़ ली, मजबूती से। 1 सेकंड में रूहानी की सांस रुक गई। सौर्य उसके बिल्कुल पास था। उसने बिना कुछ कहे उसे सीधा किया, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात, उसकी उंगलियां छूटने में एक पल ज़्यादा लग गई। बी केयरफुल, सौर्य ने धीमे से कहा। बड़ी ठंडी आवाज़, पर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो रूहानी ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। यह शायद अब वो खुद नोटिस करने लगी थी। रूहानी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। सॉरी, सौर ने उसे देखकर कुछ कहना चाहता था, पर तभी आयशा अपनी हाई हील्स की आवाज़ के साथ अंदर से बाहर आई। हाय सॉरी बेबी। आयशा ने आते ही उसकी बाजू में हाथ डाल लिया। सौर ने एक पल रूहानी की तरफ देखा। रूहानी भी उसे ही देख रही थी। आयशा ने सौर्य का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखें तुरंत रूहानी पर टेक गईं। एक ठंडी, परखी हुई नज़र। तुम यहाँ? सौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय हल्की कंट्रोल वाली झुंझलाहट के, जिसे उसने तुरंत दबा लिया। हाँ, डैड की मीटिंग थी इस होटल में, आयशा ने मीठी आवाज़ में कहा, जो रूहानी के कानों को चुभ गई। लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी फैमिली के साथ हो। रूहानी ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। उसका दिल फिर से टीस मार गया। सौर्य ने तुरंत आयशा का हाथ अपने बाजू से हटाया। हालांकि उसने यह काम बहुत सही तरीके से किया, जैसे वह किसी असहज स्थिति से बच रहा हो। सौर्य ने औपचारिक स्वर में कहा, हाँ, वो हम सब डिनर के लिए आए हैं यहाँ। आयशा ने रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखा, और एक पल में अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आई। ओह हाय रूहानी, तुम भी आई हो। अच्छी बात है। तुमने पहले कभी वैसे भी इतने बड़े होटल्स तो देखे नहीं होंगे। खैर, उसने फिर से सौर्य की तरफ देखा। तो बेबी, तुम मुझे फैमिली से नहीं मिलवाओगे? आफ्टर ऑल होने वाली बीवी हूँ मैं तुम्हारी। चलो ना बेबी, तुम्हारे मॉम डैड से मिलते हैं। इतना कहकर वो सौर्य को अपने साथ खींचते हुए अंदर ले जाती है। सौर्य ने एक पल के लिए रूहानी को देखा। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ कहना चाहता था, पर रूहानी पहले ही आगे बढ़ गई थी। हेलो एवरीवन, आयशा सौर्य के साथ उन सबके पास आते हुए बोली। अरे, ये आयशा मैडम फिर आ गई। दादी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। नमस्ते आयशा बेटा, संगीता जी ने गर्म जोशी लाने की कोशिश करते हुए कहा। आओ बैठो, तुम भी यहाँ हो, बताया नहीं सौर्य ने। आंटी, एक्चुअली डैड एक मीटिंग में आए थे, सो मैंने सोचा मैं भी डैड के साथ चल लेती हूँ। आयशा ने सौर्य का हाथ कसकर थाम लिया, जैसे ये उसका अधिकार हो। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सौर्य यहाँ है, मैं तुरंत आ गई। आखिरकार मुझे भी तो अपनी होने वाली ससुराल वालों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, है ना? आयशा ने यह बात जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कही, ताकि रूहानी तक भी पहुंचे। सभी बैठे हुए थे। तभी रिया फुसफुसाते हुए रूहानी और आरव से बोली, आ गई ये छिपकली। पता नहीं इस छिपकली से पीछा कब छूटेगा हमारा। आयशा सौर्य के साथ बैठकर खुद ही मेज पर मौजूद मेनू थाम लेती है। आंटी, मैं सौर्य के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। इसे पता नहीं क्या हो गया है, कुछ खा ही नहीं रहा है आजकल। बेबी, तुम्हें वो इटालियन पास्ता पसंद है ना? मैं वही मंगवाती हूँ। उसने सौर्य की ओर ना देखते हुए यह बात संगीता जी से कही, जैसे वह सौर्य की माँ नहीं, बल्कि उनकी सेक्रेटरी हो। सौर्य ने बस एक हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नज़रें अपनी खाली प्लेट पर टिकी थीं। त्रिलोक जी ने थोड़ा सहज होने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ, जो पसंद हो मंगवाओ बेटा। ये सौर्य आजकल थोड़ा काम के स्ट्रेस में है। दादी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने जोर से अपने गले को साफ किया। काम का स्ट्रेस या किसी और बात का स्ट्रेस? दादी की बात सुनकर आयशा ने एक पल को उन्हें घूरा, पर तुरंत अपनी मुस्कान वापस ले आई। दादी, अब तो स्ट्रेस खत्म। अब यह सिर्फ मेरा स्ट्रेस होगा कि हमारे वेडिंग प्लान्स कैसे होने चाहिए, आयशा ने हंसते हुए कहा, और सौर्य की बाह पर अपना सिर टिका दिया। सौर्य तुरंत सीधा हो गया, जैसे उसे अचानक कोई करंट लगा हो। वह धीरे से बोला, आयशा, हम पब्लिक में हैं। आयशा ने इसे नज़रअंदाज किया और रूहानी की ओर देखा, जो सिर झुकाए बैठी थी। ओ रूहानी, तुम क्या मंगवाओगी? वैसे शायद तुम्हें इन डिशेज के नाम भी पता नहीं होंगे, आयशा ने एक नकली हमदर्दी के साथ कहा। पर कोई बात नहीं संगीता आंटी, इनके लिए कुछ इंडियन और सिंपल सा मंगवा दो, ताकि इन्हें समझने में आसानी हो। रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आरब ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आरब को बोलने से पहले रिया ने धीरे से रूहानी का हाथ दबाया, और फिर आयशा की ओर देखकर मुस्कुराई।
रिया बोली, आयशा तुम्हें रूहानी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी क्या खाएगी और क्या नहीं खाएगी वो खुद डिसाइड कर लेगी। तुम बस अपनी चिंता करो। आयशा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ। ओ माफ़ करना, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। संगीता जी ने रिया को चुप रहने का इशारा किया, पर दादी ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी पोती की ओर देखा। आयशा ने अपमान महसूस किया। उसने अपने होंठ कसे और गुस्से से सौर्य की ओर देखा, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि सौर्य कुछ बोलेगा। लेकिन सौर्य ने कुछ नहीं बोला। वह एक पल के लिए शांत हुई और फिर तेजी से उठी। मुझे बाथरूम जाना है, आयशा ने कहा। सौर्य, तुम मेनू देख लो, मैं अभी आती हूँ। आयशा के जाते ही मेज पर एक दबी हुई राहत महसूस हुई। सबने गहरी सांस ली, पर रूहानी की नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। वह महसूस कर रही थी कि सौर्य की चुप्पी उन्हें कितना दर्द पहुंचा रही है। रिया ने एक लंबी सांस छोड़ी। फाइनली अब थोड़ी शांति मिली। उसने रूहानी की पीठ थपथपाई। चल रूहानी, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। मेरा सिर भारी हो रहा है इस नाटक से। रूहानी ने हल्का सा सिर हिलाया। रिया मेज से उठी और तेजी से डाइनिंग हॉल के कोने की ओर बढ़ी, जहाँ लेडीज लिखा एक दरवाज़ा था। वह अपने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए चल रही थी। उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। हॉल थोड़ा भरा हुआ था और रिया ने जल्दी से दरवाजे तक पहुंचना चाहा। वह एक तेजी से मुड़ी, लेकिन अगले ही पल धप, वह किसी मजबूत चीज़ से टकराई। उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। ओह शिट, रिया ने झुंझलाहट में कहा और नीचे गिरे फ़ोन को उठाने के लिए झुकी। तभी एक गहरी शांत आवाज़ उसके कानों में पड़ी। केयरफुल। रिया ने अपने फ़ोन को थामते हुए सिर उठाया। उसका गुस्सा तुरंत भाप बन गया। वह उस आदमी को देखती रह गई जिसके सीने से वह अभी अभी टकराई थी। आर यू ओके? उस शख्स ने उससे कहा। रिया उस शख्स को देखकर अपनी पलकें झपकाना तक भूल गई। वह लगभग 6 फीट लंबा था, एक बेदाग सफ़ेद शर्ट और गहरे नीले की फिटेड पैंट में, जो उसकी अच्छी कदकाठी को उजागर कर रही थी। उसकी बाहें मजबूत थीं और शर्ट की आस्तीनियाँ कोहनी तक मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी गठीली कलाई और एक फैशनेबल घड़ी दिख रही थी। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे, लेकिन जो चीज़ रिया को सबसे ज़्यादा खींच रही थी वह थी उसकी आंखें, गहरी, बादामी और एक अजीब सी तीव्रता लिए हुए। उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, रिया ने हकलाते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जो सिर्फ टक्कर के कारण नहीं था। कोई बात नहीं, उस शख्स ने अपनी शांत आवाज़ में कहा, जिसकी गूंज रिया के दिमाग में रह गई। उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हुई। अपना फ़ोन चेक कर लो, ठीक है? रिया ने हड़बड़ी में फ़ोन ऑन किया। हाँ हाँ ठीक है, बच गया। गुड। उसने अपनी ठोड़ी को थोड़ा झुकाया। अगली बार थोड़ा ध्यान से, या फिर दुनिया की खूबसूरती में इतनी मत खो जाओ। रिया का चेहरा लाल हो गया। क्या उसने अभी अभी फ्लर्ट किया था, या वह बस बेनर्म था? मैं रिया को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। तभी वह आदमी बाथरूम की ओर एक तिरछी नज़र डालता है। अच्छा, मुझे यहाँ किसी से मिलना था। अगर तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, रिया ने मुश्किल से कहा। वह आदमी उसे एक आखिरी नज़र देता है और फिर धीरे से बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। वही दरवाज़ा जिससे आयशा भी अभी अंदर गई थी। रिया जहाँ खड़ी थी वहीं जड़बत हो गई। उसने उस आदमी की पीठ को बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। हाय, रिया ने एक गहरी सांस ली। ये कौन था? डाइनिंग टेबल पर रूहानी अभी भी सिर झुकाए बैठी थी। आयशा की बातें, सौर्य की चुप्पी, सब कुछ मिलाकर उसे भीतर से तोड़ रहा था। दादी ने रूहानी की ओर देखा। रूहानी बेटा, तू उदास क्यों बैठी है? खाना ऑर्डर कर। ये सब क्या देख रही है? जरा तो अपने चेहरे पर खुशी ला। रूहानी ने एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। आरब ने धीरे से रूहानी के हाथ पर अपना हाथ रखा। रूहानी, क्या हुआ? आयशा की बातों का बुरा लगा ना तुम्हें? तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाओ। वो तो है ही मेंटल, और हम सब तो तुम्हारे साथ हैं ना। सौर्य की आंखें अचानक उठी और रूहानी पर टिकीं। वह एक पल के लिए अपनी बेचैनी को छिपा नहीं सका। संगीता जी ने माहौल को बदलने के लिए जोर से खांसा। हाँ हाँ रिया, और आयशा को बाथरूम जाने दो, हम मेनू देखते हैं। सौर, तुम बताओ क्या खाओगे? सौर ने अपनी खाली प्लेट से आंखें नहीं हटाईं। मम, आप लोग ऑर्डर कीजिए, मुझे भूख नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? दादी ने तुरंत टोक दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि बहुत भूख लगी है। नाटक मत कर। सौर, बैठ और ऑर्डर कर। सौर ने हार मान ली और धीरे से मेनू खोला। तभी संगीता जी ने रूहानी की ओर देखा।
रूहानी बेटा तुम भी बताओ, कुछ स्पेशल चाहिए? रूहानी ने धीरे से कहा। नहीं आंटी, जो आप लोग मंगवाएंगे हम वही खा लेंगे। आरब ने सुना। उसने तुरंत मेनू से आंखें उठाईं और संगीता जी से कहा, मम, रूहानी और मेरे लिए आप पनीर टिक्का मसाला और बटर नान ऑर्डर कर दो। मेरी फेवरेट डिश रूहानी को भी पसंद आएगी, देख लेना। आरब की बात पर रूहानी हल्का मुस्कुरा देती है। सौर्य आरब की बात सुनकर रूहानी की ओर देखने लगता है। उसे अरब का रूहानी के लिए अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करना पसंद नहीं आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। रिया बाथरूम के दरवाजे से बाहर खड़ी थी। उसका दिमाग उस खूबसूरत अजनबी के बारे में सोच रहा था। जब दरवाज़ा खुला और आयशा बाहर निकली, आयशा ने रिया को देखकर मुंह बिगाड़ा। ओह तुमसे कोई मतलब? रिया ने उसे पलटकर जवाब दिया। आयशा ने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ी। आयशा जैसे ही रिया के पास से गुजरी, उसके पीछे एक हल्की सी कीमतदार कोलोन की खुशबू फिर से हवा में फैल गई और तभी वही आदमी बाथरूम के अंदर से बाहर आया। रिया की सांस आधी छाती में अटक गई। वो अब और भी करीब था। रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसकी तीखी जॉ लाइन साफ दिख रही थी। उसने रिया को फिर से देखा और इस बार उसकी आंखों में एक हल्की पहचान की झिलमिलाहट थी। तुम? उसने थोड़ी भौहें उठाई। तुम यहीं खड़ी हो? रिया का दिमाग इतना ब्लैंक कि जवाब भी फंसा हुआ लग रहा था। हाँ, मेरा मतलब बस ऐसे ही। वो हल्का सा हंसा, एक शांत स्लो बेहद आकर्षक हंसी। आई होप इस बार किसी चीज से टकराओगी नहीं। उसकी आवाज में शरारत थी, लेकिन शिष्टता भी। रिया की धड़कनें फिर बेतरतीब हो गईं। वो उसके पास से गुजरता गया, लेकिन जाते जाते हल्का सा मुड़कर बोला, बाय द वे, आई एम अबीर। एक सेकंड रुककर, सी यू अराउंड में भी। और फिर वो चला गया। उसके कदम बेहद कॉन्फिडेंट, बेहद शांत, लेकिन रिया का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। आयशा जैसे ही अपनी सीट पर आई, सौर्य की नजरें अनजाने में उसके पीछे दरवाजे की तरफ चली गईं। किसी को ढूंढने जैसी नहीं, बस आदत की तरह सब पर नजर रखना। पर वहीं मेज की दूसरी ओर रूहानी अपनी प्लेट को छूने तक में हिचक रही थी। दादी रूहानी की ओर देखकर प्यार से बोली, बेटा रूहानी, तू खा क्यों नहीं रही है? खाना खाओ बेटा। रूहानी एक मजबूर मुस्कान देती है। जी दादी। उसने चुपचाप मेनू बंद कर दिया। उसकी उंगलियां मेनू पर हल्के से कांपती हुई रुकीं। आरब ने रूहानी को थोड़ा और खुश करने जैसी कोशिश की थी। बहुत मासूम, बहुत जेन्युइन, और ऐसी बातें सौर्य को अंदर से बेचैन कर रही थी। तभी ऐसा नकली मधुरता में बोली, सौर्य तुम्हें कुछ चाहिए? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सौर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मम जो ऑर्डर किया है वही ठीक है। संगीता जी समझ गई कि माहौल अजीब है। उन्होंने सबका ध्यान प्लेटों पर लाने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, सब बात छोड़ो। रिया कहाँ रह गई? उसे बुलाती हूँ। संगीता जी जैसे रिया को बुलाने के लिए उठी, तभी मैं आ गई। रिया की आवाज़ आई और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आई हो। सौर्य ने बस हल्का सा सिर उठाकर देखा, लेकिन रूहानी ने उसे गौर से नोट किया। रिया की आंखों में एक अनकही चमक, होठों पर दबा हुआ स्माइल और चेहरे पर बिल्कुल अलग सी गर्माहट थी। सबकी प्लेटें सजने लगीं। बटर नान की खुशबू, पनीर टिक्का मसाला का गर्म धुआं, लेकिन इस सुखद माहौल में भी सौर का ध्यान कहीं और ही था। उसकी आंखें बार बार अनजाने में ही रूहानी को देखने लगीं, जो अपनी सोचों में खोई चुपचाप नान तोड़ रही थी। आरब ने प्लेट उसकी ओर खिसकाई। रूहानी, ये ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेरा फेवरेट पार्ट इसकी ग्रेवी। सौर्य का जबड़ा कड़ा हो गया। रूहानी ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू आरब। सौर्य की उंगलियां मेनू के कोने पर अनजाने में कस गईं। आयशा ने मौका नहीं छोड़ा। अपनी मीठी नकली आवाज में बोली, ओह सौर्य, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने तुमसे खाना छीन लिया हो। सौर्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर दादी ने तुरंत कहा, अरे आयशा, सौर्य को खाने दो, लड़का भूखा था। खाने के दौरान भी रिया बार बार दरवाजे की ओर देख लेती। हर बार उसे लगता अबीर वापस आ जाएगा, या शायद उसने कुछ छोड़ दिया होगा, या शायद वो बस उसे फिर देख ले। वो अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए खोई हुई थी। आरब ने चुटकी ली। रिया, खाने से ज्यादा तुम हवा में घूर रही हो। रिया चौंक गई। मैं नहीं तो, और उसकी गर्दन तक लाल हो गई। तभी वेटर ट्रे लेकर आया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। ट्रे सीधी रूहानी की तरफ झुक रही थी। रूहानी, आरब और सौर्य दोनों एक साथ उठे, पर सौर्य की रिएक्शन स्पीड बिजली जैसी थी। वो रूहानी के पास पहुंच गया, उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी से थोड़ा पीछे खींच लिया।
ट्रे गिरने से पहले उसने बेटर का हाथ थामकर ट्रे संभाल ली। बेटर घबराकर पीछे हट गया। ट्रे अब भी कांप रही थी। रूहानी ने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी सौर्य के हाथ पर थीं, जो एक सेकंड पहले उसके कंधे पर थे। सौर्य ने ट्रे को बेटर के हाथ में धकेला और उसकी ओर ऐसे घूरा जैसे उसकी एक गलती दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हो। क्या कर रहे थे आप? सौर्य की आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि बेटर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर, मैं सौर ने बीच में काटा। उसका जबड़ा कसा हुआ, आंखें तेज, सांसें भारी। आपको दिख नहीं रहा था कि ट्रे बैलेंस नहीं हो रही है, किसी पर भी गिर सकती थी अगर उसे चोट लग जाती तो। सौर्य का इतना गुस्सा देखकर सब हैरान थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।